तो आज जो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो ये वेबिनार है, इसमें हम लोग कुछ पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे। पहला जो सीक्वेंस होगा, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है। 99% हो सकता है शायद आपको पता भी है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि पढ़ाई की कैसे जाती है, क्या एक मेजर चैलेंज आप फेस करेंगे जब आप क्लास 10 से 11th में आएंगे, राइट। फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और ये सारी ही चीजें मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, मैं आपको ऐसा बना दूंगा, नहीं। मैं आपको सारी बातों का लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा। और आप अगर इस लॉजिक को समझ जाते हैं तो आपको फील होगा कि यस, जो प्रॉब्लम है उस वो एक्चुअली उसका रूट कॉज क्या है, मैं आपको आज वो बताने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको आने वाले 2 सालों में, जो यूजुअली साइंस के बच्चों के साथ होता है कि साइंस के बच्चे जो होते हैं वो रोबोट बन जाते हैं। स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, फिर आओ शाम को, फिर घर पे पढ़ाई करो, फिर ट्यूशन में पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। जिसने इसको फॉलो कर लिया वो तो ठीक है, पर जिसने इसको फॉलो नहीं किया उसकी कंडीशन और खराब होती जाती है। तो हम यहां पे आज ये भी कोशिश करेंगे कि हम शायद आगे रोबोट ना बने, राइट। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं हम लोग सीक्वेंशियली, ठीक है। इस बीच में आपके जो डाउट्स होंगे वो भी लेंगे। अगर आपको मेरी सारी बातें लॉजिकल लगे तो एंड में मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है, ठीक है। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं कि कैरियर ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, 12th के बाद क्या करना ही पड़ेगा। देखो, अगर आप पीसीएम लेते हो, है ना, अगर आप पीसीएम लेते हो तो डेफिनेटली आप जेई के एंट्रेंस की तैयारी करोगे। आईआईटी से मतलब सिर्फ आईआईटी का एडमिशन नहीं है, आईआईटी से मतलब है पूरे इंजीनियरिंग का एडमिशन, ठीक है। अब इंजीनियरिंग के एडमिशन का जो सीट अलोकेशन है, ठीक है, वो कैसे है। पहले तो हम ये समझ लें कि जिस रास्ते पे हम जाना चाह रहे हैं उस रास्ते की मंजिल क्या है। व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर व्हाट वी हैव बीन प्रिपेयर्ड, राइट। हमें यह समझ में आना चाहिए कि भाई कितनी सीट्स अवेलेबल, किन चीजों के लिए हम फाइट कर रहे हैं, किन चीजों के लिए इतनी मेहनत चल रही है। तो पहले वहां से शुरू करते हैं, डेस्टिनेशन से शुरू करते हैं, फिर रास्ते पे आएंगे। पहले मंजिल डिफाइन करेंगे तभी तो रोड चूज करेंगे ना। तो पहले मंजिल डिफाइन करते हैं। अगर आप पीसीएम लेते हैं, ठीक है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं, ये तो आपका पर्सनल कॉल है, इस पे भी मैं आऊंगा लेटर ऑन। लेकिन फिलहाल सिर्फ ये बात करेंगे, अगर आप लेते हैं तो आप हिंदुस्तान में अवेलेबल 23 आईआईटी, जिसमें कि 11,000 से लेकर के 14,000 के आसपास की सीट्स अब हो चुकी हैं, इसके लिए आप फाइट कर रहे होंगे। या सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपको इंडिया में मिलता है एनआईटीज का। ओवरऑल 31 एनआईटीज है इंडिया में, और उन 31 एनआईटीज में हमारे पास में 18,000 की सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आईआईटी या एनआईटी की कैटेगरी में नहीं आते, बट इवन दो दे स्टैंड बेस्ट। जैसे अगर हम वीआईटी की बात करें, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, हम बीआईटी की बात करें, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, ये है तो प्राइवेट कॉलेज, लेकिन ये वो कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, राइट। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये ओवरऑल टॉप बेस्ट कॉलेजेस की जो सीट होगी आपकी, ये 50 to 60,000 है। धीरे धीरे ये बढ़ रही हैं, कुछ अलग दूसरे कॉलेजेस आ रहे हैं जो बेटर कर रहे हैं, ठीक है। इनमें हम सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को मिला रहे हैं, और इन कॉलेजेस में जाने के लिए आपको एग्जाम करंट के बेसिस पे, फ्यूचर में न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस प्रपोज्ड हैं, बट ये कब से होंगे अभी किसी को नहीं मालूम। बट फिलहाल जो आपके लिए है, आपको जेई मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एग्जाम अलग से भी लेती हैं, बट पैटर्न मोर और लेस सेम है। और जब आप जेई मेंस के एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप जेई एडवांस के एग्जाम में देंगे, और जेई एडवांस का एग्जाम क्लियर करके आपको आईआईटीज में एडमिशन सिर्फ जेई एडवांस क्लियर करके मिलेगा। जेई मेंस से बाकी सारे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो आईआईटीज को छोड़ करके। ये तो हमारे इंजीनियरिंग का लेखा जोखा है, ठीक है।
अभी मैं नंबर ऑफ अपीयरेंस पे आ ही नहीं रहा, उसके बारे में हम फाइनली बाद में बात करेंगे। ये हम गोल की बात कर रहे हैं अभी। अगला पार्ट आता है मेडिकल का। अगर आप पीसीबी चूज करते हैं या पीसीएमबी चूज करते हैं, ठीक है, तो मैं अभी नीट के एग्जाम की बात कर रहा हूं, एमबीबीएस की डिग्री की हम बात कर रहे हैं। एमबीबीएस, ठीक है, बीएएमएस, बीएचएमएस, ठीक है, बीडीएस। बीडीएस जो पहले डेंटल अलग से होता था, उसे भी अब एमबीबीएस में ही काउंट करने लगे, उसको एमबीबीएस डेंटल बोलने लगे हैं। तो अगर हम इन एग्जाम्स की बात करते हैं, तो इन एग्जाम में हमारा काउंट अभी भी बहुत कम है। यानी अगर हम एम्स की बात करें तो बहुत सारे नए एम्स बिल्डअप हो गए हैं, तभी भी उनमें जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है वो 700 है। और अगर हम सिर्फ दिल्ली एम्स की बात करें, जिसे सबसे अच्छा एम्स माना जाता है, सबसे पुराना एम्स, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स, दिल्ली एम्स में सिर्फ और सिर्फ 73 सीट्स अवेलेबल हैं, राइट। तो मेडिकल कॉलेज में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा टफ है। मेडिकल नीट में एज क्राइटेरिया भी नहीं, इसीलिए नंबर ऑफ अपीयरेंसेस भी एज कंपेयर टू जेई मेडिकल में ज्यादा है, राइट। तो अगर हम बात करें एम्स की, तो एम्स में मेरे पास में 700 सीट्स अवेलेबल हैं। और बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो ये आपके 30,000 में, एमबीबीएस की बात कर रहा हूं। बाकी सारी ब्रांचेस को भी हम लोग मिला लें तो इसमें भी हिसाब किताब वही बन के आता है 70,000 सीट्स का, ठीक है। अगर आप पीसीएम पीसीबी ले रहे हैं तो 11 12th में आप इनकी प्रिपरेशन में तो जाएंगे ही जाएंगे, राइट। इसके बाद एक और फील्ड होती है जो बहुत लुक्रेटिव होती है, बहुत से लोग होते हैं जो डिफेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एग्जाम होता है एनडीए का। एनडीए आज की डेट में सारी ही ब्रांचेस इंक्लूडिंग कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज सबके लिए ओपन है, लेकिन पीसीएम वाला बच्चा सारी ही विंग्स में जा सकता है, यानी कि एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, ये तीनों ही विंग में पीसीएम का बच्चा जा सकता है। बाकी के लोग जो हैं वो आर्मी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, नेवी और एयरफोर्स उनके लिए नहीं होता। ये एग्जाम भी जो आपका होता है, ये दो स्टेजेस पे होगा। पहला तो आपका रिटर्न होगा और दूसरा आपका एसएसबी होगा, ठीक है। अब देखो एनडीए में भी जो वैकेंसीज हैं वो 400 से लेकर के 800 के बीच में वेरी करती रहती है। हर साल ये वैकेंसी आएगी, साल में 2 बार ये एग्जाम होगा ही होगा, राइट। साल में 2 बार ये एग्जाम जो होगा ये आपका होगा ही होगा, ठीक है। एक सितंबर में होता है और एक आपका जो होता है वो अप्रैल में होता है, ठीक है। अभी जो है ना, मैं मेन फील्ड्स की बात कर रहा हूं, इससे अल्टरनेट एंसिलरी फील्ड जिसको बोलते हैं, जैसे पीसीएम के बच्चों के पास भी बहुत सारे एंसिलरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पीसीबी के बच्चों के पास भी बहुत सारे एंसिलरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनकी मैंने बात नहीं करी, ठीक है। इनके इनके बेसिस पे शायद क्योंकि आज का जो हमारा सेमिनार का पर्पस जो है वो करियर काउंसलिंग नहीं है, ठीक है। आज हम यहाँ पे करियर काउंसलिंग के लिए इकट्ठा नहीं हुए। मैं आपको सिर्फ फील्ड इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इसके आगे का जब मैं डिस्कशन करने जाऊं तो आपको ये चैलेंजेस समझ में आए क्लियर कट, कि अच्छा ये बताया था सर ने शुरू में कि ये एग्जाम है, इतनी सीट्स है, तो कैसे कंपटीशन को हम बीट करेंगे, राइट। तो एनडीए के लिए अगर आप प्रिपेयर करोगे तो एनडीए की वैकेंसीज भी थोड़ी कम होती है। रेशियोज आपका जो होता है रिटर्न के बाद में वो 1:10 का, 1:15 का निकल करके आता है, ठीक है। एसएसबी फाइट करोगे, जब एसएसबी क्लियर करोगे तो उसके बाद मेडिकल के बाद आपको एनडीए में ज्वाइनिंग मिलेगी, राइट। और क्या डिटेल्स हैं इसको लेटर ऑन हम लोग, आप 1-to-1 मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आप जिस फील्ड के लिए भी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। करियर काउंसलिंग आप मेरे साथ 1-to-1 ले सकते हैं। आई एम वेरी वेल वर्स्ड विद ऑल द करियर ऑप्शंस अवेलेबल। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट ऐसा मैंने कहा कि मैं आपको सिर्फ आज कोर एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। करियर से ज्यादा मेरा फोकस आज एग्जामिनेशन और स्टडी पैटर्न पे, हम उन पे बात करने जा रहे हैं। और 12th बोर्ड तो हमें देना ही है, ठीक है, ये तो अनअवॉइडेबल है, ठीक है। 12th बोर्ड के बाद अब आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इस साल शायद अब 70 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होने जा रही हैं जो कि
अपना एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे, जिसको हम लोग पहले CUCET के नाम से था, बाद में ये CUET के नाम से हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें DU भी अब इंक्लूडेड है। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अगर आप इसमें जाएंगे तो अब आपको 12th के बाद में यूनिवर्सिटी एंट्रेंस देना पड़ेगा, जो पहले की 12th बोर्ड के मार्क्स के कट ऑफ के बेसिस पे होता था, अब वो खत्म हो गया। तो कुल मिला के ये बात हुई, जो अभी हमें समझ में आया, कुल मिला के बात ये हुई कि साहब एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो जाना ही पड़ेगा 12th के बाद, इसका तो कोई ऑप्शन अब आपके पास बचा नहीं। ठीक है, आप किसी भी तरीके के एंट्रेंस में आप जाइए, बट जाना तो आपको पड़ेगा, राइट। और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके नॉर्मल बोर्ड एग्जामिन अच्छा, बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न भी अब बदलने वाला है। अब आप क्लास 11th में आ रहे हैं, सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे दूं कि अगर आप PCM PCB ले भी रहे हैं तो सर 11th का पेपर भी अब आपका CBSE बोर्ड से आएगा। वो एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अभी तक वो एग्जामिनेशन होम एग्जामिनेशन होता था, यानी कि पेपर भी आपके स्कूल टीचर ही सेट कर रहे होते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब ये पेपर जो होगा आपका, वो CBSE बोर्ड आपके स्कूल में भेजेगी, चेकिंग आपके स्कूल के अंदर होगी, बोर्ड की तरह आपका सेंटर नहीं दिया जाएगा, बोर्ड की तरह पेपर चेक होने बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन पेपर जो बन के आएगा, फाइनल एग्जाम पेपर, वो आएगा बाहर से। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मैंने इसलिए दी क्योंकि सबसे पहला एग्जाम तो आप 11th का ही दोगे, और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन चेंज होने जा रहे हैं। 30% MCQ होने जा रहा है आपके बोर्ड के पेपर में भी। पैटर्न ऑलरेडी 2-3 सालों से बोर्ड के चेंज हो रहे हैं। इवन आपका 10th बोर्ड भी आप देखोगे अभी आपको चैलेंजिंग मिलने वाला है इस साल, बिलीव मी। हाँ, चैन तो सर 11th में कहा, आप तो जिस दिन आप साइंस ले लो ना, चैन के दिन तो अब आपके खत्म हो गए, लेकिन आपका चैन पूरी तरीके से खत्म ना हो इसीलिए ये वेबिनार कर रहे हैं, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि बहुत सी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट मैं आज आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा मैं आपको। मैं आपको बहुत सारी चीजें लॉजिकली बताऊंगा जो आपको फील होगा कि हाँ ये बात सच है। अभी हम उसी चीज पे आने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो हमने दे दिया, बोर्ड का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, होम एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, 30% MCQ नेसेसरी हो रहे हैं, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन पे जा चुकी है इस साल से। क्या आने वाला है ऐसा, क्या हमें ये करना पड़ेगा कि हम कंपटीशन बीट कर सकें? अब मैं आता हूं कि कंपटीशन है कहां, पहले तो कंपटीशन समझो। कंपटीशन कहां है? कंपटीशन सर इस बात में है कि अगर आप IIT की तैयारी करके IIT JEE मेंस देना चाहते हैं तो उस एग्जाम में 13 लाख ऑन एन एवरेज अपीयर होते हैं, 13 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि टॉप कॉलेजेस की सीट जो है वो 50 से 60,000 है। पूरे के पूरे 13 लाख बच्चे पूरी तैयारी के साथ नहीं आते, ये बात तो सच है। लेकिन फिर भी जो बच्चे पूरे 2 साल तैयारी करके उतरते हैं वो भी कम से कम 4 से 5 लाख होते हैं। यानी 5 लाख बच्चे तो आपको ऐसे मिलेंगे जो तैयारी करके आए हैं, जो आप ही की तरह इंटेलिजेंट होंगे, जो पूरी मेहनत से उतरे मैदान में। तो आप मान के चलो कि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो हैं वो सिर्फ इस बात पे तो डिपेंड नहीं कर रहे कि आप कितना पढ़ रहे हैं, बिलीव मी। अब आप बोलोगे अरे क्या बात हुई यार, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्या पढ़े नहीं, क्या मतलब बिना पढ़े सेलेक्ट होंगे? नहीं, पढ़ना तो है, लेकिन डेफिनेटली जो आपको बीट करेगा वो भी उतना ही पढ़ रहा है जितना आप पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई की मेहनत ये बात डिसाइड नहीं करने वाली कि कौन किसको बीट करेगा। समझो बात को, बहुत डीप लेवल पे आज हम डिस्कशन को लेके जाने वाले हैं। पढ़ाई की मेहनत ये डिसाइड नहीं करेगी। और आप, मैं आज जो कंफ्यूजन बताऊंगा, मैं जो चीजें बताऊंगा, आपके अगर सीनियर्स जान पहचान के 11th 12th के आपके अपने स्कूल में आपके भाई बहन जो भी हो, आप पूछ लेना ये उनके साथ हुआ या नहीं हुआ, ये सबके साथ होगा। और अगर आपने उन चीजों को फॉलो नहीं किया जो मैंने बताया तो ये आपके साथ भी होगा। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, हम काम ही यही करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि पूरे इंडिया में कितने करियर ऑप्शन है मुझे सब पता है। वी आर द करियर काउंसलर्स, राइट। तो आप देखो 13 लाख पे फाइट कर रहे हो, कब? जबकि एज क्राइटेरिया डिफाइंड है जेई में। जैसे ही आप नीट पे आते हो ना, ये अपीयरेंस इस साल, लास्ट ईयर 18 लाख का था, और अभी 2023 में एक्सपेक्टेड है कि 22 लाख जाएगा। 22 लाख बच्चे नीट के एग्जाम में अपीयर होंगे, 22 ना भी हो 20 तो होंगे।
20 लाख में 70,000, और उसके बाद तो सीट ही गायब है। उसके बाद तो सीट ही नहीं है। इंजीनियरिंग में तो चलो ये है कि 60-70 हजार के बाद भी प्राइवेट कॉलेज अवेलेबल हैं। 4.5 लाख, 4.5 लाख के आसपास की सीट्स इंजीनियरिंग में अवेलेबल है। कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिल जाएगा। अगर अच्छा नहीं हुआ तो एडमिशन मिल जाएगा, एटलीस्ट डिग्री नहीं रुकेगी। मेडिकल में तो सीन ही उल्टा है। 70,000 के ऊपर, मतलब अगर मैं ओवरऑल प्राइवेट कॉलेज भी काउंट करूं तो 90,000 के ऊपर तो सीट ही नहीं है। फिर तो या तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप दूसरे एंसिलरी कोर्सेज में चले जाइए, पैरामेडिकल वगैरह में, या आप दोबारा एग्जाम की तैयारी में लग जाइए ड्रॉप करके। राइट। सेम वही कंडीशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, डीयू में सीट्स ही बहुत कम है। और अब तो आ गया एंट्रेंस एग्जाम। पहले तो ये था कि दिल्ली के स्कूल का कोटा मिल गया तो 80% का था, अब एंट्रेंस एग्जाम आपका आ चुका है। अब तो मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब यही हुआ ना, विच इज सेंट्रली रिकॉग्नाइज्ड। और इसमें टॉप यूनिवर्सिटीज आ गई, बीएचयू आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई, बॉम्बे यूनिवर्सिटी आ गई। सारी टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया के आ चुकी सीयूईटी के अंदर। तो देखो कंपटीशन तो है, तो अब पढ़ तो सभी रहे हैं। आप अपने स्कूल, जिसको मैं हमेशा ये चीज सबको समझाने की कोशिश करता हूं, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं, मोहल्ले का शाहरुख खान। हर स्कूल में 4 तो टॉपर हैं, 10 तो टॉपर हैं जिन्हें सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा माना जाता है। अगर उन 10-10 का भी कंपटीशन कराएंगे सर, तो पूरे पूरे इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज स्कूल की बात करूं तो 70,000 के ऊपर है। अगर उन 10-10 बच्चों का भी आप चूज करके देखो तो 7 लाख बच्चे हो जाते हैं जो कॉम्पीट करेंगे, जो पढ़ने वाले कंसीडर होते हैं पूरे इंडिया में। तो अपने अपने मोहल्ले में हम सब शाहरुख खान है, लेकिन हम जिस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम आईआईटी की बात कर रहे हैं, तो आईआईटी इस साल 2023 में 33 कंट्रीज में एक साथ हो रहा है, इंक्लूडिंग यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। राइट। तो आप एक ऐसा एग्जाम जो अब नेशनल भी नहीं रहा, अब तो वो इंटरनेशनल हो गया, उस एग्जाम की फाइट करने जा रहे हैं। तो अब आते हैं बात पे अगली, कि चैलेंज जो है, सारा डेटाबेस समझ में आ गया कौन सा एग्जाम है, तो अब पहुंचेंगे कैसे, है ना। तो देखो, इसको पहुंचने के पहले पढ़ाई तो आप जो करोगे, किताबों में जो लिखा है लिखा है, यूट्यूब वीडियोस में जो है, लेकिन जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाओगे ना, उस दिन सिर्फ एक पेन लेकर के और अपना दिमाग लेकर के जाओगे, और आपके पास कुछ भी नहीं होगा। चाहे आप यूट्यूब चैनल से पढ़ के जा रहे हो, चाहे किसी भी चीज से पढ़ के जा रहे हो, चाहे हजारों किताबें आप पढ़ के जा रहे हो, लेकिन द डे यू विल एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल, यू विल बी ओनली हैविंग टू वेपन्स विद यू। दो ही हथियार आपके पास होंगे, एक आपका पेन और दूसरा आपका दिमाग। तो ये तो पेन तो आपको पता है कैसे चलता है, वो आपको चलाना आता है। दिमाग कैसे चलता है ये शायद आपको नहीं पता। हाउ डज ह्यूमन ब्रेन वर्क, दिमाग हमारा काम करता कैसे, ठीक है। राइट। क्यों बता रहा हूं, मैं इस चीज पे भी आऊंगा अभी आगे। कैसे पढ़ना है यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। देखो, दिमाग जो है, जिसे हम ब्रेन बोलते हैं, ये तो मसल है, नर्वस सिस्टम है, आपको पता है, राइट। एक फिजिकल ऑर्गन है। इसके दो पार्ट हैं, सेंट्रल, तीन पार्ट आजकल हो गए, सेंट्रल, मिडिल और सेंट्रल लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। राइट। अब ये जो राइट ब्रेन है हमारा, इसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं क्रिएटिव ब्रेन है। और जो लेफ्ट ब्रेन है हमारा, जो ये है हमारा एनालिटिकल ब्रेन। राइट। और इससे, इस माइंड का जो आपका आउटकम है, सॉरी, इस ब्रेन का जो आउटकम है वो माइंड है। मतलब ब्रेन आपका हार्डवेयर है, कंप्यूटर है, और माइंड उसका सॉफ्टवेयर। राइट। तो ये आपका जो हार्डवेयर है, उसका सॉफ्टवेयर जो है वो आपका माइंड है। ये आपका सॉफ्टवेयर है। राइट। तो किसी भी हार्डवेयर को रन करने के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, प्रोसेसिंग तो यहीं से होनी है। और इस माइंड के भी दो पार्ट हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। तो यूजुअली क्या होता है कि जो भी हम बातें कर रहे हैं, जो भी चीजें मैं आपको समझा पा रहा हूं, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ये सारी चीजें मेरे सबकॉन्शियस में है। आप मेरे से पूछ रहे हो ये कॉलेज का क्या होगा, मैंने आपको तुरंत बताया, इस कॉलेज का ये क्राइटेरिया है आपका एडमिशन का। इस कॉलेज का क्या है, इस कॉलेज का ये क्राइटेरिया है। अरे जेई में कितने चैप्टर आते हैं, इतने चैप्टर आते हैं। फिजिक्स का क्या सिलेबस है, ये है। बायो का क्या सिलेबस है, ये है नीट में। ठीक है। मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, क्योंकि ये सारी बातें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में फीड है।
राइट। तो सेम आपके साथ भी है। अब आप बात समझने की कोशिश करो, सेम चीज आपके साथ भी है। ठीक है, कैसे? अभी मैं आपको शो करता हूं, देखो अभी मैं आपको एक चीज शो करने की कोशिश करता हूं, ये सेम चीजें आपके साथ भी है। कैसे आपके साथ? देखो यहां पे ना अभी एक आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं तो मैं बड़े आराम से आपको पढ़ता हूं, और इस पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये पैराग्राफ क्यों ऐसा बना हुआ है। According to the research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be at the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. This is because once we learn how to read, we begin to arrange the letters in our mind to see what we expect to see. The human mind does not read every letter by itself, but perceives the word as a whole. We do this unconsciously without thought. मैं बड़े आराम से इसको पढ़ पा रहा हूं, और ये पैराग्राफ बहुत लंबा सा पैराग्राफ है। ये रियली एक रिसर्च है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने ये शो कर दिया था कि हमारा दिमाग, हम जो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कैपेबल है, और दिमाग लिटरल चीजों को समझता ही नहीं। राइट, हमारा जो ब्रेन है वो लिटरल चीजों को समझता ही नहीं। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि आप वर्ड क्या पढ़ रहे हैं, वो तो सारी इमेज को समझता है। वो जितना शॉर्टकट पे दिमाग को समझाओगे उतना जल्दी समझेगा चीजों को। राइट। तो हमारी स्टडीज को अगर हम इस तरीके से करें तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी की हुई स्टडीज जल्दी पहुंचती, और जब सबकॉन्शियस माइंड में की हुई स्टडीज जल्दी पहुंचती हैं तो वो ज्यादा देर वहां पे स्टोर होती है। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम है वो कहां से, अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होगी। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम होगी वो यहीं से शुरू होगी। ये तो हमें समझ में आ गया, दिमाग हमारा ऐसे समझता है। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, इसका मतलब देखो ये होता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारी डेली एक्टिविटी को 92% कंट्रोल करता है, और कॉन्शियस सिर्फ 8%। कॉन्शियस में आज सुनोगे कल भूल जाओगे, जब तक उसको रिपीटेटिव मोड में नहीं चलाओगे तब तक नहीं होगा। रिपीट में चला के, ठीक है, छोड़ना पड़ता है। किसी भी चीज को आप पढ़ो, जब तक 3 से 4 से 5 रिवीजन नहीं होंगे। जैसे हम लोग अगर नीट के लिए या जेई के लिए बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं 4 रिवीजन इज मस्ट। अगर 4 रिवीजन किसी बंदे ने किया हुआ है बहुत डिटेल में तो वो सिलेक्शन के बहुत करीब है। अगर नहीं किया हुआ है तो सर कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। क्यों होंगे, अब उस पर आगे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आपने जो सोचा है ना, अभी आपने जो भी सोचा है, जो भी डिसाइड किया हुआ है कि मुझे एनडीए करना है, मुझे क्यों डिसाइड किया हुआ है इस बात पे तो मैं आ ही नहीं रहा अभी। ठीक है, अभी आपने कर लिया, हमने मान लिया, चलो आपने बेस्ट चूज किया अपने लिए, बट आपने जो चूज किया है वो आपका डिजायर है, ये आप चाहते हो करना। सबसे पहले तो इसको गोल में कन्वर्ट करो। नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड अ गोल? डिजायर आपका जो होगा ये सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव मतलब इसमें कोई भी टारगेट्स नहीं होंगे। हमारे दिमाग को सिर्फ नंबर समझ में आते हैं, ये समझ लो। हमारे दिमाग को ना ये बातें नहीं समझ में आती। बहुत अच्छे से बेटा पढ़ाई करो, दिमाग कंफ्यूज। अच्छा मतलब अभी जो कर रहा हूं अच्छा नहीं है? अच्छा मतलब क्या? राइट, तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। आपको ये सिखाया गया, अच्छा मतलब अच्छे नंबर जिसके आते हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिलवाऊंगा जिनके 12th बोर्ड में 96% हैं और उनका जेई में परसेंटाइल आया ही नहीं, मतलब स्कोर कार्ड भी नहीं आया। कम ज्यादा तो छोड़ो, प्राइवेट कॉलेज में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाता है, मिल जाएगा, बट देर इज ए डिफरेंस बिटवीन आईआईटी एंड अदर कॉलेज। करना सब कुछ आपने है, हमने कुछ नहीं करना। हम तो फैसिलिटेटर है, हम तो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे आपको, खाली अच्छा टीचर देंगे जो आपको खूब पढ़ाएगा, सब करेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम आपने क्रैक करना है। तो आपको ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। तो अभी तक आपको ये बताया गया जिसके नंबर अच्छे आते हैं वो पढ़ाई में अच्छा है। ये सब्जेक्टिव है, दिमाग को ये सब नहीं समझ में। दिमाग बोलता है मेरे को तो गोल समझाओ, क्या अचीव करना है। तो आपको उसको टारगेट देना पड़ेगा, भाई साहब 99 परसेंटाइल इन जेई मेंस, ये मेरे को अचीव करना है, ये मेरा गोल है 2 साल के। तो अब ये गोल हुआ, अब इस गोल के लिए आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप ये बोलते हो ना कि मेरे को एनडीए सेलेक्ट होना है,
या मुझे तो जेई में सेलेक्ट होना है, 99% तो उसी दिन आप फेल हो चुके हो, छोड़ दो तैयारी करना। जब तक आप अपने दिमाग को ये नहीं बोलते हो कि मेरे को 99 परसेंटाइल लाना है, वो नहीं कर रहा मैंने मेहनत, वो लेके जाएगा ही नहीं आपको उस डायरेक्शन में। नंबर जब तक उसको नहीं दोगे, दिमाग सिर्फ हमारे नंबर को अचीव करता है। अगर दिमाग को समझा रहे हो मुझे 12th बोर्ड में अच्छा करना है, तो आप कितनी भी जेई की तैयारी कर लो, रिजल्ट 12th बोर्ड का ही अच्छा आएगा। ये चीज आप ट्राई करके देख लेना। कभी हमें सुबह सुबह जल्दी उठना होता है ना, तो कभी भी नींद नहीं खुलती। लेकिन कभी हमारे पास में ऐसा हो जाए कि हमें 5 बजे उठना है, मुझे सेट है मेरे दिमाग में कि 5 बजे ही उठना है, 6 बजे मुझे कहीं निकलना है, 1 घंटा मुझे तैयार होने के लिए चाहिए, तो मुझे सुबह 5 बजे, 5 बजे जहां दिमाग पे गया ना, आप अलार्म लगा लो और ये नोटिस कर लेना कि अलार्म के 2 मिनट पहले नींद खुल जाती, या रात में एक बार नींद जरूर खुलती है। आप घड़ी उठा के, मोबाइल उठा के, आजकल की डेट में देखते हैं मोबाइल बाजू में पड़ा होता है, मोबाइल उठा के देखते हैं बजा कितना, 5 बज गया क्या। दिमाग पहले ही आपको एक्टिव कर देता है। हमारा ब्रेन अल्ट्रा पावरफुल है, इसको यूटिलाइज करना जिसने सीख लिया वो सेलेक्ट होके रहेगा। एंड आई हैव बीन ट्रेन्ड फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे फॉर दिस थिंग्स ओनली, तो मैं ये गारंटी देता हूँ, ये तो मैं सिखा के रहूंगा, इस चीज में मेरी मास्टरी है। ठीक है, तो जब तक आप दिमाग को नंबर्स नहीं दोगे, आप, किसी ने बोला मुझे एनडीए सेलेक्ट होना, हो ही नहीं रही सर, आप गारंटी ले लो। आपको मार्क्स, 900 नंबर का पेपर होता है रिटर्न का, आपको मार्क्स डिफाइन करने पड़ेंगे। मुझे एनडीए में 425 नंबर लेकर के आने हैं, तो आपका दिमाग आपको वहां तक पहुंचा देगा। तो सबसे पहले तो गोल बनाइए, गोल में आपका क्या होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। फिर आता है एक्शन प्लान, एक्शन प्लान हम बनाएंगे, आप नहीं बना पाओगे। आप तो सिर्फ अपना गोल लेकर के हमारे पास आ जाओ। ये एक्शन प्लान बनाना, टारगेट पॉइंटर बनाना, ये हमारा काम है, आपका नहीं है। आपसे नहीं बनेगा क्योंकि आपको तो एग्जाम के बारे में पता ही नहीं है अभी। ठीक है, आपको, आपके पेरेंट्स को एग्जामिनेशन डिटेल नहीं पता, ये हमें पता है कि कैसे तैयारी होती है, कितने चैप्टर्स पढ़ने, क्या करना है, कितने वीक में कितना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो हम आपको एक्शन प्लान बना के देंगे आपके गोल के अकॉर्डिंग। गोल आपको खुद बना के आना पड़ेगा। फिर उसकी टारगेट पॉइंटर्स भी हम बनाएंगे, भैया इतने दिन में इतना कंप्लीट होना चाहिए, इसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट में इतने नंबर आने चाहिए। उस टारगेट पॉइंटर को अचीव करने के लिए घर पे सेल्फ स्टडी करने का टाइम शेड्यूलिंग, ये भी हम बना के देंगे। और फिर उसको रिव्यू करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा जो हम बना के देंगे एकदम परफेक्ट होगा, फिर उसको रिव्यू करेंगे। हर आदमी अपने आप में अलग है। फिर उसको रिव्यू करेंगे कि भैया जो हमने काम किया, जो आपके पीस आपके साथ 1 to 1 बैठ के इतनी मेहनत करी, उसका फायदा हो रहा है। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो वापस चलेंगे ना, जो जो चीजें गड़बड़ है उसको सुधारेंगे। नॉर्मल ऐसे ही काम होता है। अब देखो ये चीजें हमने तय क्यों करी, क्योंकि पढ़ाई होती कैसे है मैं आपको बताऊं। आप साइंस अगर ले रहे हो ना सर, तो आप कॉन्सेप्चुअल स्टडीज में आ रहे हो, पहले तो ये समझ लो। तो कॉन्सेप्चुअल स्टडीज में क्या रहता है कि सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट सीखोगे। ये सबसे लंबा टाइम होता है कॉन्सेप्ट सीखने। बिलीव मी, आपने साइंस पढ़ी ही नहीं है आज तक। 9th 10th में अगर आप साइंस में बहुत अच्छे हो और आपको लग रहा है कि आपने तीर मार लिया है, सर आपको पता ही नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री होती क्या है। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं। हर साल 10th से 11th बच्चे आते हैं जो बोलते हैं, अरे सर इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन तो मैं ना इतने बना लेता था, मैंने 4 बुक बनाई थी, 5 बुक बनाई थी। बिलीव मी, जब जब मैंने उनसे सवाल पूछा, उनसे नहीं बना। अरे सर मैथ्स में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा सब कर ली, फिर मैंने सवाल पूछा, फिर उनसे नहीं बना। आप बोलोगे अरे सर खूब टफ पूछ लिया, 11th 12th करना, आपके ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे चीजें पूछी, नहीं पता थी। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, देखो ये जितने भी एग्जाम है, जेई के, नीट के, एनडीए के, ये कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है। ये आपको पूरी तरीके से टेस्ट करने वाला। तभी मैंने बोल दिया 96% बच्चा जो बोर्ड फोकस्ड है, ठीक है, 96% बोर्ड में लेके आ रहा है, उसका मेंस में सिलेक्शन स्कोर कार्ड तक नहीं आ रहा है सर। दीज एग्जामिनेशंस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल स्कूल एग्जामिनेशन। और आपको तो स्कूल एग्जामिनेशन की आदत है, आपको कंपटीशन की आदत ही नहीं है अभी। तो पहला काम तो वो है आदत डालना। इसके बाद जब कॉन्सेप्ट हो जाता है ना, ये हमारा काम होता है, ये कॉन्सेप्ट का काम हमारा होता है। फिर आता है प्रैक्टिस फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, किताबें खरीदवाते हैं, कुछ हम अपनी तरफ से पैकेजेस देते हैं जिसमें क्वेश्चंस होते हैं। आप प्रैक्टिस करते हो। बिलीव मी, जब पहली बार बनाने जाओगे एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। सारी क्लास अटेंड कर लिया आपने, बट क्वेश्चन नहीं बन रहे।
तब कॉन्फिडेंस हिलता है। आप पूछना अपने सीनियर 11th क्लास के बच्चों से, हिला था कॉन्फिडेंस? 90% 10th पे रहा होगा उनका, जब 11th में एंटर किए तो हिला कॉन्फिडेंस? बिल्कुल हिलेगा। आपको लगेगा अरे यार क्या कर लिया ये हमने, साइंस ले ली, अब तुम क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। तो प्रैक्टिस फॉर अंडरस्टैंडिंग में जब नहीं बनेगा तो फिर वापस इस लूप में आएंगे, फिर आपको हमारे पास आना पड़ेगा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के डाउट सॉल्विंग के लिए, फिर करेंगे, फिर करेंगे। ऐसा करते करते मान के चलो अप्रैल में ज्वाइंट पढ़ाई शुरू करते हैं, जाके नवंबर में इफेक्ट दिखना शुरू होता है। ओवरनाइट नहीं होगा चेंज। उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है, मैं सीरियसली बता रहा हूं। एक बार हमने नवंबर तक ये करवा दिया ना, फिर पूरे 2 साल हमारी फुर्सत है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आप तब तक दौड़ना सीख गए। बोलते हैं ना छोटा बच्चा होता है, हाथ पकड़ के एक दिन 2 कदम चलाए गिरा, फिर दूसरे दिन 2 कदम चलाए गिरा। धीरे 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 ये कंडीशन आती है कि वो गिरना छोड़ देता है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाता है चलने में, फिर हमारी जरूरत नहीं होती उसको, फिर वो भाग रहा होता है, खेल रहा होता है दोस्तों के साथ। उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे स्पीड की, क्योंकि वहां पे 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये काम हम लोग करेंगे। एंड देन फाइनली फिर हमारा काम होता है कि हम टेस्टिंग कर करके आपको एक्यूरेट करते हैं। ठीक है, तो ये लूप हमें फॉलो करना पड़ता है, राइट? यही हमारा स्टडी पैटर्न है। एंड बिलीव मी, इस स्टडी पैटर्न में नोट्स काम नहीं आते, कुछ भी काम नहीं आता। मैंने अभी आपको समझाया, हमारा दिमाग इमेजेस को ज्यादा समझता है, तो हमारे पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको माइंड मैप्स के टर्म्स में पढ़ाएं। ठीक है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है पढ़ाने की, जिससे कि आपको चीजें ज्यादा तेजी से याद हो, राइट? बट ये सब करने के लिए हमें भी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने आपको बोला ना, आपको हमारे साथ ज्यादा समय गुजारना पड़ेगा। और आप 10th में जो पढ़ रहे हो, ये मुझे पता है, ये अभी आपको समझ में ज्यादा चीजें नहीं आएंगी, आपको सिर्फ सिलेबस दिखाया जा रहा है कि आप जो 10th में पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे 10 गुना ज्यादा आपका सिलेबस बढ़ने वाला है। बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस बहुत ह्यूज है, बहुत टाइम लगता है कंप्लीट करने में। तो खोता क्या है कि जब हम इस चीज को कंप्लीट करने पे जाते हैं तो टाइम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। अब मैं सीधे आता हूं टाइमिंग पे। देखो ये चीजें जो है ना, अभी आपको ये हम बताते हैं कि कितने घंटे हमें पढ़ाना पड़ेगा। एक साल में 700 घंटे के आसपास, ठीक है, हमें पढ़ाना पड़ता है। मतलब 2 साल में 1400 घंटे हमें अभी हम अपनी बात कर रहे हैं। 1400 घंटे का टाइम इंक्लूडिंग टेस्टिंग, डाउट सेशन, सब कुछ। 1400 घंटे का टाइम अगर हम आपके साथ लगाते हैं तब जाके आप प्रिपेयर्ड हो पाते हो, ठीक है। अब मैं आपसे सीधे सीधे बात करता हूं कि हम जो बात कर रहे हैं ना, ये टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। मैं सीधे उस पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। एग्जामिनेशन के बारे में मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन है। आपको जिसको जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है वो मेरे से 1 to 1 कनेक्ट कर सकता है। लेकिन आप देखो, आप अपने दिन का 24 घंटा कैसे गुजारोगे? अगर आप डेली रूटीन, नहाना धोना खाना पीना, ठीक है, इसमें 2 घंटे का हमारा टाइम जाएगा। 7 घंटे का आपका स्कूल है, 3 घंटे की आपकी कोचिंग है, ठीक है। और हम ये बोलते हैं कि मिनिमम डे 1 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है, जो अभी आपको आदत नहीं होगी। 10th तक उतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती, या हो सकता है कुछ लोगों को हो भी, बट 5 घंटे की सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है। 2 घंटे का आपको लीजर का टाइम भी चाहिए, ठीक है। कभी यूट्यूब देखना, दोस्तों के साथ खेलना, ये सारी चीजें इसको भी लेके चलते हैं, क्योंकि रोबोट नहीं बनना है, मैं शुरू में ही आपको ये बोला। और 8 घंटे हमें हेल्दी स्लीप के लिए चाहिए। ऐड करके देखो, ऐड करके देखो, 7 + 2 9 + 3, ठीक है, 12 + 5 17, 19 27, 24 घंटे का तो हिसाब ही है। तो ये एक्स्ट्रा जो 3 घंटे गए ना, ये 3 घंटे एक्स्ट्रा गए कहाँ है आपके? यहां पे। इसका मतलब कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है बिना कोचिंग के तो होना नहीं है, क्योंकि स्कूल तो कराने से रहा प्रिपरेशन। तो मैं ये बोलता हूं कि नहीं सर, यहां नहीं गए, यहां गए वो। अगर ये दोनों चीजें मर्ज हो जाएं तो आपकी जिंदगी सुखी है, आप रोबोट नहीं बनोगे। आप चाहे तो जा करके ना टॉपर्स का हिसाब देख लेना, कोई स्कूल तो नहीं जा रहा। और मैं बड़ा फ्रैंकली और ये चीजें चैलेंज के साथ बोलता हूँ, हमारे भी जो बच्चे सेलेक्ट हुए वो वही होते हैं जिनको हम समझाते हैं और हमारी बात मानते हैं, वो स्कूल नहीं जाते। स्कूल जाने के साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो है, उसके बाद क्या होता है ना, ब्लेम गेम शुरू होता है। जब चीजें नहीं निकल के आती, जब ऐसा लगता है कि अरे यार पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो फिर अरे ये गड़बड़ वो गड़बड़ ऐसा वैसा। एक्चुअली प्रॉब्लम तो यहाँ है जो हम समझ ही नहीं पा रहे।
भाई आप कोचिंग जाओगे ही जाओगे, आप स्कूल जाओगे ही जाओगे, तो ये 3 घंटे कॉम्प्रोमाइज आदमी कहाँ करता है? ये सेल्फ स्टडी पे यही एक जगह मिलती है, अपना लीजर नहीं छोड़ने वाले। और अगर गलती से आपने अपना ये छोड़ दिया, फिर तो आप रोबोट हो गए। अगर आपने लाइफ का थोड़ा एंजॉयमेंट वाला पार्ट छोड़ दिया, तो आप तो रोबोट हो गए फिर। ठीक है। कुछ लोग अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, "सर, मैं रात में देर तक जागूंगा"। बिलीव में, ये अनहेल्दी ऑप्शन है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो कुल मिला करके अगर आप देखोगे लॉजिकली, तो सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम का। ठीक है। और यही सबसे बड़ा इशू, जो कोई हाईलाइट नहीं करता, कोई इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं समझाएगा। पढ़ाई हो नहीं पाएगी, क्योंकि और दूसरा होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है? स्कूल कोई चीज पढ़ा रहा है, उसने एक दिन में चैप्टर खत्म कर दिया, अगले दिन टेस्ट रख दिया। जैसी जहां आपका दिमाग ना टेस्ट के लिए ट्रेंड है, जैसी टेस्ट सुनता है वो ट्रिगर हो जाता है। फिर आप कोचिंग वोचिंग सब भूल जाते हो, अब स्कूल की पढ़ाई में लग जाते हो। वहां भी मैनेज नहीं होता समाओ, यहां भी मैनेज नहीं होता, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग एज सप्लीमेंट टू ईच अदर। मतलब स्कूल ने आधा पढ़ा दिया और फिर मैं उसके आगे से पढ़ाऊं, ऐसा हम नहीं कर रहे होते। ऐसा हम कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें मर्ज हो जाएं, तो आपकी कहानी खत्म हो जाए। ठीक है। अगर स्कूल प्लस कोचिंग के 7 घंटे में ही आपका काम खत्म हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोचिंग। मतलब आपने एक बार केमिस्ट्री वहां पढ़नी है स्कूल टीचर से, वही चैप्टर हमसे पढ़ना है, क्यों भाई? ये डुप्लीसिटी क्यों? क्यों वेस्ट ऑफ टाइम? और आपको पता है सबसे बड़ा चैलेंज ही यहीं आ रहा है। तो अगर दोनों एक ही साथ में खत्म हो जाए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या? भैया दिन के टाइम पे जब स्कूल जाओ, वहीं पे आपकी कोचिंग हो जाए। तो स्कूल तो कोचिंग करा नहीं रहा, राइट? तो ये चीजें हम ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, जिसमें हम बोल रहे हैं कि सर हम सारी आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। आपकी स्कूलिंग की भी, आपके 12th बोर्ड के सर्टिफिकेशन की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। आपकी कोचिंग उसी स्कूल ड्यूरेशन में होगी, 7 घंटे के स्कूल के अंदर ही आपकी कोचिंग होगी। उसमें द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ाएंगे, जिन्हें आप आजमा लो एक हफ्ता, मौका दे रहे हैं आपको। उनसे बेस्ट आपको मिलेंगे नहीं। बेस्ट मटेरियल फॉर कंपटीशन प्रिपरेशन प्लस स्कूल प्रिपरेशन प्रोवाइड किया जाएगा। वही आपका टेस्ट भी लेंगे, सब कुछ वही करेंगे। आपके लैब की जिम्मेदारी, आपके एडिशनल सब्जेक्ट की जिम्मेदारी, इंग्लिश लैंग्वेज की जिम्मेदारी, सब हम लेंगे। और उसके बाद देखो, आप जो टाइम में स्कूल जा रहे हो 7 घंटे में, उसी में आपका काम खत्म हो गया। सर इवनिंग पूरी फ्री है, जैसे आप प्राइमरी स्कूल में फ्री रहा करते थे, आप वैसे हो जाओगे, आपकी जिंदगी सुखी हो जाएगी, आपको मजा सा आने लगेगा। आपको वीडियो देखने का भी टाइम मिलेगा, आपको दोस्तों के साथ खेलने का भी टाइम मिलेगा, आपको कभी फैमिली फंक्शन में जाना है तो उसका भी टाइम मिलेगा। एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग ऑल दिस थिंग्स विद द बेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। आपको ऐप भी प्रोवाइड करके देंगे, सब करके देंगे। तो ये इंटीग्रेटेड कोचिंग प्लस स्कूल कॉन्सेप्ट जो है, ये आपको दूसरों के मुकाबले एक बहुत बड़ा एज देता है सिलेक्शन का। और चाहो तो मेरी भी ना मानो, अब हिस्ट्री निकाल के देख लो सर, सेलेक्ट होने वाले बच्चे स्कूल तो नहीं जा रहे। अब डिसाइड आपने करना है, आज दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी समझते हो, या 2 साल बाद बेस्ट कॉलेज में जाके अच्छे दोस्तों के साथ अपने करियर को बनाते हुए मजे करना चाहते हो। ये 2 साल आपके लिए बहुत कीमती, 11th एंड 12th, और आज से नहीं, ये सदियों से इंडिया में ये 2 साल किसी भी स्टूडेंट्स का करियर डिसाइड कर देते हैं, लाइफ लॉन्ग। एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, और हम इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आए इस समय आपके पास में। हाँ, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं, कैसे स्कूलिंग होगी, क्या रहेगा, ठीक है। ये लेटर ऑन का पार्ट है। अभी आज मैं आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पिचिंग कर रहा हूं, कि ये कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि 11th क्लास में नॉन परफॉर्मेंस की बहुत बड़ी कंप्लेंट है। जो लोग स्कूल जा रहे हैं ना रेगुलर, जो लोग रेगुलर स्कूल जा रहे हैं कि भैया 80% अटेंडेंस कंपलसरी है, उनसे कुछ ना हो पा रहा। आप देख लो, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, 2-4 हो सकता है उसमें निकल जाए, बट वो रेशियो बहुत कम है।
कोटा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी नाम पे बना हुआ है, और ये चीजें हम आपको आपके शहर में आपकी फैमिली के साथ में प्रोवाइड करने को रेडी। और मैं पूरे लॉजिक के साथ आपको ये चीजें समझा रहा हूं कि कैसे आपको, क्योंकि सारा खेल टाइम का है, टाइम अवेलेबिलिटी बहुत कम है। जो इस खेल को डे वन पे समझ गया वो दूसरों से आगे निकल गया। या तो सर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कि कोई भी चीज समझाया जाए आप तुरंत 1 मिनट में समझ जाते हो और क्वेश्चन टफ से टफ क्वेश्चन बनाना शुरू करते हो। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्टेड लोग होते हैं। अगर वो हो तब तो कोई बात नहीं, कुछ भी कर लो आप सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर वो नहीं हो, एवरेज हो, तब तो घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। वो भी एक डायरेक्शन में करनी पड़ेगी, अच्छे मेंटोर के साथ करनी पड़ेगी। वो बंदा जो आपके कंपटीशन की जिम्मेदारी ले उसके साथ करनी पड़ेगी, और एक सिस्टमेटिक वे में करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले बोला था ना, ज्यादा पढ़ने वाला सेलेक्ट होगा ऐसा नहीं। जिसकी स्टडी सिस्टमेटिक होगी, जो मैंने आपको सिस्टम समझाया था, पहले कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस, फिर चेक करना कि क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके बाद आपको फाइनली स्पीड और टेस्टिंग पे जाना है। स्कूल ये करता है? नहीं करता। स्कूल ने एक दिन पढ़ाया कॉन्सेप्ट, अगले दिन टेस्ट है, प्रैक्टिस तो हुई नहीं। 99% केसेस में ये हो रहा है नॉर्मल स्कूलिंग में। और बिलीव मी, आज की डेट में बहुत सारे स्कूल इस पैटर्न पे जा रहे हैं आगे, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉक टीचिंग। एक टीचर का मतलब ये नहीं कि यार जैसे अच्छी फिजिक्स आती है फिजिक्स का टीचर बन गया, केमिस्ट्री का टीचर बन गया, नहीं। एक टीचर वो होता है जिस जो नई चीजें इंप्लीमेंट कराए आपको पढ़ाने के लिए। हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं, उसको ब्लॉक टीचिंग बोलते हैं, जिसमें हम एक स्टडी ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, कुछ पिरामिड्स क्रिएट करते हैं, जिसको आपको अचीव करना होता है, और हम करवाते हैं आपको एज अ मेंटोर। तो ये एडवांस्ड वेज की लर्निंग है जो आपको अश्योर करती है कि आपके करियर का गोल आप अचीव कर पाएंगे, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं डमी स्कूल कॉन्फ़िगरेशंस। डमी स्कूल कॉन्फ़िगरेशंस में स्कूल एडमिशन हम करा के देंगे, क्लासेस हमारे थ्रू ही होंगी, सारी जिम्मेदारी कुल मिला के ये है हमारी होगी। हाँ, इसके डिटेल्स में अभी आपको नहीं दे रहा है, इसके डिटेल्स जो इंटरेस्टेड है उनको 1-to-1 हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड हम ये काम चालू कर रहे हैं कि जो भी पेरेंट्स या बच्चे इसको समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या होगा, वो मेरे से आकर के 1-to-1 मिल सकते हैं, या मेरे साथ कॉल अरेंज कर सकते हैं अगर आना पॉसिबल नहीं है तो, ठीक है। और मैं आपको ये सारी डिटेल समझाऊंगा। तो ये हम लोग चालू कर रहे हैं अभी ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। तो आई होप आपको आज की चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, अभी तो करने को बहुत सारी बातें हैं कि कैसे पढ़ा जाए, कितने चैप्टर्स होते हैं। मैथ्स में अब अलजेब्रा अलग से पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग से पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अलग से पढ़ेंगे, कैलकुलस अलग से पढ़ेंगे। आज तक आपने ऐसा पढ़ा नहीं। और बिलीव मी, 11th 12th की अभी भी रूटीन में जो स्कूल चल रहे हैं उस तरह से पढ़ाते नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से नहीं पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट तगड़े नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो क्लास 10th में है, क्लास 11th में नहीं है। लेकिन आपने 10th में सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ रखी है, 10th में नंबर अच्छे आ जाएंगे। लेकिन वो चैप्टर जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कुछ क्लासेस मेरे साथ अटेंड किए थे, मैंने उनको ये करके दिखाया था। पॉलिनोमियल आप पढ़ रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, नहीं है 11th में, बट जेई में 2 से 3 क्वेश्चन उसी टॉपिक से आते हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो आपने पढ़े हैं, बस आपने उस लेवल के क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट नहीं किए, जो हम करवाएंगे आपको। तो आई होप कि आपको मेरी कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, राइट। आपको कुछ ये चीजें क्लियर हो रही होंगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। स्टडीज चैलेंज है, कंपटीशन बहुत है। अगर आप बहुत अच्छे भी हो पढ़ने में तो हर स्कूल में ऐसे 10 बच्चे अच्छे होते हैं। 70,000 रिकग्नाइज्ड स्कूल है इंडिया में, टॉप लेवल के स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो 1.5 लाख है टोटल, बट 70,000 में अगर टॉप लेवल भी बात करूं, हर स्कूल का 10 बच्चा भी आप ले लो तो 7 लाख बच्चे हो जाते हैं, और सीट सिर्फ 70,000 अवेलेबल है। मतलब उन 7 लाख में भी आप 10% के लिए फाइट कर रहे हो। तो चैलेंज तो है, और इससे निपटने के लिए सिर्फ खूब पढ़ेंगे सर, खूब मेहनत करेंगे। दिमाग, मैंने बोला ना, दिमाग को सब्जेक्टिव चीजें समझ में ही नहीं आती। खूब मेहनत करेंगे, दिमाग कंफ्यूज हो जाता, अभी नहीं कर रहे हो क्या? ज्यादा वर्ड, अच्छा वर्ड, ये सब नहीं समझता। नंबर बताओ सर, किस चीज के लिए मेहनत करना चाहते हो? डे वन से आपको मैं बताऊं, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबसे बड़ी पैराडॉक्स ऑफ लाइफ,
सारा बच्चा बोलता है कि जी हम तो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जहां स्कूल का यूटी अनाउंस होता है ना, वो बिल्कुल यूटी की तैयारी में भिड़ जाता है। स्कूल के नाम पूरे 2 साल स्कूल के लिए भिड़ा रहता है, खुद को भी बेवकूफ बना रहा होता है, दूसरों को भी बेवकूफ बना रहा होता है, ये बोल के कि जी हम तो आईआईटी आईआईटी की तैयारी आप कर कहाँ रहे हो सर, आप तो स्कूल के लिए फोकस्ड हो, आप स्कूल के नंबर के लिए फोकस्ड हो। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आप स्कूल जा रहे हो, तो ये कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा ही। यही सॉल्यूशन हम लेकर के आ रहे हैं। मेरे दिमाग को इतनी चीजें नहीं समझ में आती, कीप इट सिंपल ना। अरे स्कूल और कोचिंग अलग नहीं है, एक ही है सर, एक ही जगह सारा सॉल्यूशन, 10 जगह आपको नहीं सोचना। आप अपने दिमाग को सिंपल रखो, फिर देखो कैसे रिजल्ट नहीं आता। राइट। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आई होप हम इस पे आगे काम कर पाएंगे। और हम ट्यूसडे से ये चीजें शुरू कर रहे हैं, 1-to-1 काउंसलिंग, जिसमें आपके सारे डाउट्स को हम आंसर करेंगे, जिसके लिए आप हमारे काउंसलर्स को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके क्वेरी डाल सकते हो। ठीक है, हमारे ऐप को ज्वाइन करके हमारी करंट क्वालिटी अभी चेक कर सकते हो। आपके पेरेंट्स को बोल सकते हो कि हमसे बात कर लें, और अगर पेरेंट्स खुद ज्वाइन करके सुन रहे हैं तो दे आर फ्री आफ्टर ट्यूसडे टू कनेक्ट अस। सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बिलीव मी, इट इज क्वाइट लॉजिकल। राइट। तो हम अगेन आपसे रिकनेक्ट करेंगे। ये प्रोग्राम हम लोग अभी, ये वेबिनार जो है वीकली हम लोग कर रहे हैं, तो अगले संडे शायद हम फिर करेंगे वेबिनार, जिसमें हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि और हम क्या क्या एडिशनल इसमें दे रहे हैं और कहाँ प्रॉब्लम्स है। हम सिर्फ ये नहीं बता रहे कि हम क्या दे रहे हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है हम वो देने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरे नहीं दे रहे हैं। तो बजाय ना ये स्कॉलरशिप टेस्ट और इनके ट्रैप में फंसने से अच्छा है समझो प्रॉब्लम कहाँ है। एटलीस्ट आपके पेरेंट्स समझे कि प्रॉब्लम कहाँ है और ट्रैप में ना फंसे। ठीक है, so thank you all for joining today. Hope we will meet again next week.